गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने अभी तक देखा था कि करंट का कंडक्शन सॉलिड में कैसे होता है, करंट का कंडक्शन लिक्विड में कैसे होता है, करंट का कंडक्शन गैसेस में कैसे होता है। तो सॉलिड में बेसिकली बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट कंडक्शंस के। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को बोला था कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट कंडक्शन के। एंड गैसेस में हमने बोला था पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिंस गैसेस जो है नॉर्मली नॉन कंडक्टर होते थे, तो गैसेस में आपको जो है आयोनाइजेशन के बाद आपको कंडक्शन ऑफ करंट होता है, और इस कंडक्शन के कराने से पहले आपको गैस को आयोनाइज करना पड़ेगा, गैस को एक्सटर्नल रे के थ्रू पास करनी पड़ेगी और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा उसके क्रॉस। तो गैस में कंडक्शन जो है बच्चों पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता था। तो अभी ये हमने लास्ट के वीडियोस में देखा था बच्चों, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो प्योरली क्लास 12th के लेवल का है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। जो करंट इलेक्ट्रिक कंडक्टर में होते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं। तो मैंने एक देखिए क्रॉस सेक्शन बनाया है बच्चों, जो आपका एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें आपके जो आप देख रहे होंगे कि एक सेंटर में है और दो सर्कुलर, तीन सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे, वो चार बड़े बड़े। तो जो चार आपके सर्कल्स हैं वो बेसिकली आपके हैवी आयंस हैं, और छोटे छोटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो जब आप कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हो रूम टेम्परेचर पर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर में मूव करते हैं रैंडमली। ठीक है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं जब आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हो। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया आपने, तो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। और जो स्पीड से ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बच्चों, उसको थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग थर्मल स्पीड का यूज करते हैं, बट आप थर्मल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं उसको। तो द स्पीड विथ विच दिस एटम्स और मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इनसाइड द कंडक्टर व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों थर्मल स्पीड। अब थर्मल स्पीड की वजह से क्या होता है बच्चों, देखिए थर्मल स्पीड की वजह से अगर आपको कोई पूछे कि अगर कोई भी बैटरी नहीं हमने कनेक्ट किया है कंडक्टर के क्रॉस तो क्या करंट फ्लो होगा, तो आपका आंसर होगा बच्चों करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि चार्ज तो मूव कर रहा है रैंडमली। तो बच्चों अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया चुना, सपोज करिए कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया जब आप चुनते हैं, तो उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे उतने ही राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है बच्चों कोई भी नेट करंट फ्लो नहीं होगा। तो मैंने लिखा है नेट करंट ड्यू टू दिस रैंडम मोशन इज जीरो फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन, बिकॉज नेट करंट जीरो होने का कारण क्या है बच्चों, बताया मैंने आपको कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन ही राइट से लेफ्ट आ रहे होंगे। तो जिसकी वजह से आपका कोई करंट फ्लो नहीं होता है कंडक्टर में, जबकि ये बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं इसके अक्रॉस। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज है कि करंट जो है फ्लो कब करेगा, तो जब आप इसके अक्रॉस कोई बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। तो मैंने लिखा है बच्चों इन शॉर्ट सिंस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रैंडम। आपको मैं अगर एक समरी के रूप में बताऊं तो इन शॉर्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रैंडम, देयर इज नो नेट चार्ज फ्लोज इन एनी डायरेक्शन। मैंने बोला है बच्चों कि सिंस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो कोई भी नेट चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, इसलिए बोलते हैं कि नेट करंट जीरो होता है। तो अब देखिए बच्चों, जब आपने एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो क्या होता है, जब आपने एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया उसके एंड के क्रॉस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहली चीज होती है। जैसे आपने बैटरी इंट्रोड्यूस करी बच्चों, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, वो होगी आपकी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाना स्टार्ट किया। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कैसा लगेगा, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए देखिए आपका इलेक्ट्रॉन जो है ऑपोजिट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है। जबकि आपका मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कहां से कहां तक है, जस्ट ऑपोजिट। जो मैंने एरो बनाई है इलेक्ट्रॉन के लिए वो लेफ्ट से की ओर बनाई है बच्चों। तो आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है व्हेन ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज प्रोड्यूस्ड and the conduction electron within the conductor are subjected to a force। मैंने बताया ना, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई बच्चों, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसको हम बोलते हैं माइनस ई इंटू ई। वो फोर्स है माइनस ई इंटू ई, एंड इसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, ठीक है। अब ये फोर्स जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेलरेट हो पाते हैं? तो आंसर है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन? क्योंकि देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जब आपका एक्सेलरेट करना चाहेंगे तो आपका इसका कोलिजन होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से और हैवी आयन से, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में आपको दिखाया था। तो ये हैवी आयंस या इलेक्ट्रॉन्स जो कोलाइड करेंगे तो इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। आइए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं, आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है, लेकिन सडनली एक अनाउंसमेंट होता है बच्चों कि आपकी ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी। तो सारे पैसेंजर जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का वेट कर रहे थे, अब वो मूव करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ। तो अब आप क्या देखिएगा कि सारे पैसेंजर्स तेजी से जाना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि सारी भीड़ अब एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो, और आप तेजी से अगर जाना चाहेंगे तो आपका मल्टीपल कोलिजन होगा दूसरे पैसेंजर के साथ, तो आपकी स्पीड एक मॉडरेट स्पीड हो जाएगी। क्योंकि आपको देखिए जो आपका स्टेयर केस से सीढ़ी है जो आपको 1 नंबर से 4 नंबर तक जाने के लिए, वहां पे तो लिमिटेड नंबर ही पर्सन जा सकते हैं। तो आप देखिएगा बहुत सारे पैसेंजर नीचे वेट कर रहे हैं, धीरे 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 एक मूव कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, आपको एक फोर्स तो मिल गया। फोर्स आपको क्या मिला कि आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुंचना है, लेकिन तब भी आप उतनी तेजी से नहीं जा पा रहे। यही कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाने चाहिए, वो बहुत कम हो जाती है बच्चों। जैसे थर्मल स्पीड मैंने बोला था आपको 10⁴ से 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁵ सो मैंने लिखा है कि बिकॉज ऑफ सेवरल कॉलिजन इलेक्ट्रॉन मूव्स स्लोली अलोंग द कंडक्टर, द स्पीड विथ विच इट अपेयर्स टू मूव इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। इसी को बच्चों हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड भी बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है। तो इसकी स्पीड जो है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इस ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर लिया है, कंडक्टर की लेंथ L है बच्चों, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया है हमने। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, पॉजिटिव आपका राइट साइड में है, तो इलेक्ट्रॉन आपका राइट साइड में मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना चाहता है। तो अगर हमने इस इनिशियली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं V/L, क्योंकि आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। जो बच्चे 12th के हैं वो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन जानते होंगे, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो इसलिए मैंने E इज इक्वल टू V/L लिखा है बच्चों, ठीक है। तो अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो V/L होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन अगर की मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आया, फोर्स की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, माइनस ई इंटू ई, और आपका इलेक्ट्रॉन का मास एम ई है, तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई इंटू ई बाय एम ई हो गया। अब आप बच्चों देखिए इनिशियली जो मैंने कैलकुलेट किया है, वो इनिशियल वेलोसिटी जो है बच्चों आपकी वो होगी v1 प्लस ए टाउ वन v2 प्लस ए टाउ टू v अप टू vn प्लस ए टाउ n। तो बच्चों देखिए ये सबको जब आप ऐड करेंगे तो v1 प्लस v2 प्लस vn हो जाएगा, प्लस ए टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय n। अब ये v1 प्लस v2 प्लस v3 जो था बच्चों, ये तो थर्मल वेलोसिटी था और ये तो नेट जीरो होता था इसकी वजह से, तो इसको हमने जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो बचा क्या बच्चों आपका a टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री अपॉन n। तो बच्चों इसको टाउ वन प्लस टाउ टू टाउ थ्री बाय n को हमने बोला टाउ। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम ऐसा टाइम होता है बच्चों जो दो कोलिजन के बीच का टाइम होता है। द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बच्चों। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया आपका a इंटू टाउ, ए आपका एक्सेलरेशन और टाउ आपका
रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो आपने लिखा माइनस ई इंटू ई बाय एम ई इंटू टाउ। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कंडक्टर का लेंथ एल लिया है बच्चों। फिर से मैं इसको डिराइव करना चाह रहा हूँ और भी डिटेल में, क्योंकि करंट का एक्सप्रेशन मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म्स में बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जिससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, नीट ने पूछे हैं, जेई मेन ने पूछे हैं, और आपके एनटीएससी एनएससी जेएससी ये सब कंपटीशन आपके ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है माइनस ई इंटू ई बाय एम ई इंटू टाउ जो होता है, उसको हम करंट से के लिए एक्सप्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए बच्चों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हमने एन लिया है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम को हमने एन लिया है। तो अगर हमको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बच्चों, तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ होता है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखा है बच्चों एन ए इंटू एल। तो एन ए इंटू एल आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, आपने पढ़ा होगा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ई से, क्योंकि एन तो आपको पता है, एन आपका है एन ए इंटू एल, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपका हो गया ई एन ए एल। अब आपको पता है बच्चों कि करंट जो होता है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो चार्ज को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया बच्चों। बट टाइम क्या होगा, टाइम को मैंने बच्चों देखिए लिखा है वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू एल बाय टाउ ना, क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी से आप लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एस बाई यू। एस यहाँ एल है बच्चों और यू यहाँ वी ड्रिफ्ट है, तो मैंने लिख दिया देखिए एल बाय वी ड्रिफ्ट। आपको जब ई ए एन एल बाय वी ड्रिफ्ट लिखा है मैंने। अब सब देखिए जहाँ पे करंट implies that current is equal to E A N L by L into V drift लिखा है बच्चों, तो L से L कट गया, तो I की वैल्यू जो आ गई बच्चों N E A V drift आ गई। N E A V drift करंट का एक्सप्रेशन है बच्चों, और J इज इक्वल टू होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है बच्चों I अपॉन A, तो इसलिए मैंने बोला है कि करंट डेंसिटी की जो वैल्यू है एन ई वी ड्रिफ्ट होगी बच्चों, ठीक है। ये आपको दोनों एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, जे इज इक्वल टू एन ई वी ड्रिफ्ट और आई इज इक्वल टू एन, जे इज इक्वल टू एन ई वी ड्रिफ्ट और आई इज इक्वल टू एन ई ए वी ड्रिफ्ट, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं बच्चों। तो आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी कराया था आपको। तो रेसिस्टेंस क्या है बच्चों, रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से करंट अपने में से करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो मैंने लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो ओम्स लॉ बच्चों आपका यहाँ पे है आर इज इक्वल टू वी बाई आई, मैं बोल सकता था बी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अब आपको पता है बच्चों आई के लिए एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं एन ई ए वी ड्रिफ्ट, तो मैंने लिख दिया बच्चों वी बाय एन ई ए वी ड्रिफ्ट। आप नीचे वाली लाइन में देखिए मैंने क्या किया, वी ड्रिफ्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया बच्चों, v अपॉन ई ए एन, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है बच्चों देखिए ई टाउ बाय एम। अब देखिए यहाँ से क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि v को हम e बाय एल लिख सकते हैं, तो v को जब आप v को e इंटू एल लिख सकते हैं, क्योंकि e इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, तो बच्चों e को r से मल्टीप्लाई करिएगा तो v आ जाएगा, तो मैंने e इंटू एल लिख दिया है। और जो नीचे का m था बच्चों वो ऊपर चला गया, तो एम ई एल एन ई स्क्वायर टाउ ई इंटू ए है बच्चों, ई से ई कट गया आपका, तो बचा क्या बच्चों, हमने m को कॉमन ले लिया, एन ई स्क्वायर टाउ को मैंने कॉमन ले लिया एल बाय ए। अब ये जो टर्म है बच्चों m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसी को हम लोग रो रेसिस्टिविटी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आपका क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है जो आपको तब मिलती है बच्चों जब आपने लेंथ को 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर रख दोगे। आप देखिए आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए जो मैंने रखा है, अगर इसमें आप एल को 1 और एरिया को 1 पुट कीजिएगा बच्चों, तो आपका आर बराबर रो हो जाएगा, इसलिए इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो बच्चों रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है जो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर होता है बच्चों, और ये आपका साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब ये टेम्परेचर पे कहाँ से आया बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था आपको टाउ जो होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम बच्चों आपका क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों टाउ घटता है, मैंने यही लिखा है टाउ डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर।
और अगर टाउ घटेगा बच्चों तो आपको पता है क्या होगा, रेसिस्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि आप देखिए रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो टाउ घटा तो रेसिस्टिविटी बढ़ा, तो रेसिस्टिविटी बढ़ा मतलब रेसिस्टेंस बढ़ा। फिर से सुनिए बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, टाउ जो है घटता है जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है बच्चों। तो टाउ घटने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है, और रेसिस्टिविटी के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से आपका रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक रिलेशन मैंने लिखा है बच्चों, रो का रो टी इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। तो रो आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है बच्चों। इसी एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब एक टर्म मोबिलिटी होती है, जैसे एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा है, मोबिलिटी जो है बच्चों वो क्या होती है। मोबिलिटी आपका रेशियो होता है ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है ई टाउ बाय एम होता है बच्चों, और ई से ई कट गया तो ड्रिफ्ट मोबिलिटी का फॉर्मूला ई इंटू टाउ बाय एम हो जाता है, ठीक है बच्चों। और ऐसा यूनिट मोबिलिटी की पूछी गई है आपसे, एक बार ईएस ने भी ऐसा यूनिट पूछा है मोबिलिटी का बच्चों, इंजीनियरिंग सर्विसेज जो आप इंजीनियरिंग के बाद देते हैं। तो ऐसा यूनिट जो मोबिलिटी की होती है बच्चों वो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है, या वहाँ पे ऑप्शन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है तो आप वो भी टिक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड ही ऑप्शन दिया था जेई ने आपका और ईएस ने। अब अगर मैं बात करूं बच्चों एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तभी आप बोल सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू वी। मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब आपका बच्चों टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ओम्स लॉ आपका सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए वैलिड होता है बच्चों। तो ये था आज का हमारा बच्चों पूरा रेसिस्टेंस की एनालिसिस। अब हम थोड़ा सा इसके डिटेल में और जाएंगे कि रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग कैसे होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों, एंड आप इसको अच्छे से देखिए।